हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए आज हम क्लास 8 प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर 5 है बड़े अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको भी समझ आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। सो चलिए कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर 5। ओके, सो देखिए फिफ्थ चैप्टर की चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन 2 लास्ट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की। फर्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सुबह bought 16 dozen pencils and sold them at a loss of equal to selling price of 8 pencil not rupees, कि 8 पेंसिल को बेचें तो जितने रुपए बनेंगे उतना तो उसका लॉस हो गया। तो अब बताओ कि लॉस परसेंट कितना है, और फिर दूसरा पार्ट है कुछ देखते हैं। सो पहले पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है क्या नहीं है। हमें फ़िलहाल कुछ आइडिया नहीं है तो कुछ लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक पेंसिल से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 पेंसिल, डज़न पे बात नहीं हो रही, सिंपली 8 पेंसिल की बात हो रही है ना। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल को 1 रुपये मान लें कैलकुलेशन आसान करने के लिए। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न, 1 डज़न का मतलब क्या हो गया 12 पेंसिल, है ना। एक डज़न में 12 मटेरियल होते हैं, आइटम होते हैं। सो एक पेंसिल 1 रुपये की है तो 12 पेंसिल कितने की हो जाएगी 12 रुपये की। तो ये तो देखिए 1 डज़न का कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन उसने ख़रीदी कितनी है 16 डज़न। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 डज़न पेंसिल किसके इक्वल आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 12, है ना। 1 डज़न 12 की है तो 16 डज़न मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ गया 192 रुपये, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अगली लाइन पे आता है कि उसने उनको बेच दिया, यानी कि सारे के सारे जो 192 पेंसिल बनी टोटल, वो 192 पेंसिल उसने बेच दी, लेकिन उसको फिर वहाँ पर लॉस हुआ। तो देखिए लॉस एक्चुअल में है किसके इक्वल, वो देखते हैं। उसने बताया भी लॉस इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल के इक्वल है। तो हम इसको वैसे ही लिखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। क्योंकि सेलिंग प्राइस निकलेगी तो हम कॉस्ट प्राइस में से उनका डिफरेंस देखेंगे, तब जाके तो लॉस पता चलेगा। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल के इक्वल जो है उसका लॉस हुआ। लेकिन बेसिकली अगर फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो लॉस होता किसके इक्वल है भाई, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है लेकिन सेलिंग प्राइस कम हो जाती है तो लॉस होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दे तो लॉस आएगा। अब मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा है भाई, उसने कितनी पेंसिल परचेज की थी 16 डज़न। 16 डज़न का मतलब है 192 पेंसिल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 192 पेंसिल, इसको थोड़ा और आगे लेते हैं। 192 पेंसिल में से अब उसने पूरी की पूरी 192 पेंसिल बेच दी, है ना। तो उनसे कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस बना होगा, कुछ ना कुछ तो रुपए आए होंगे। सो जितने 192 पेंसिल उसने ख़रीदी जितने में, और उतनी ही पेंसिल उसने जितने में बेच दी, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही लॉस होता है। लेकिन फिर हम कहें भाई लॉस तो इसके इक्वल चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल के इक्वल, है ना। यही मेन पार्ट है इसका, ये चीज़ समझने की ज़रूरी है कि हमने ये इक्वलिटी बनाई कैसे। राइट साइड में तो ये इन्होंने खुद ने दे रखा है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो हमने खुद ने बनाया कि लॉस होता कैसे है भाई। जितने में ख़रीदा माल और जितने में बेचा माल, उन दोनों का डिफरेंस अगर निकाले, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, तो लॉस आ जाएगा, है ना। फिर हम एक चीज़ नोटिस यहाँ करें, इतना बनने के बाद भाई लेफ़्ट साइड में सेलिंग प्राइस कितने की है 192 पेंसिल की, राइट साइड में सेलिंग प्राइस कितने की है 8 पेंसिल की, है तो दोनों सेलिंग प्राइस ना।
तो यानी कि हम इस मटेरियल को राइट में शिफ्ट कर दें तो लेफ़्ट में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस किसका, 192 पेंसिल का। ठीक है, तो राइट साइड में पहले से ही 8 पेंसिल की सेलिंग प्राइस थी और एक और आ गया हमारे पास मटेरियल क्या, 192 रुपये की सेलिंग प्राइस है ना। सो देखिए 8 पेंसिल की सेलिंग प्राइस और 192 की सेलिंग प्राइस आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। तो ये बेसिकली कितनी बन गई, कितनी पेंसिल हो गई, यानी कि 200 पेंसिल का सेलिंग प्राइस नहीं बन गया ये, है ना। फिर हम नोटिस करेंगे भाई लेफ़्ट साइड में तो हमें 192 पेंसिल की तो कॉस्ट पता है कितनी है, 192 रुपये खुद, है ना। तो अब देखिए सिंपली यूनिटरी मेथड लगाते हैं, भाई 200 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इतना है तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 पेंसिल। एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 200, है ना। भाई वैसी बात होगी, भाई 5 पेन 20 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का हुआ, 20 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 4 रुपये का आ गया भाई। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस की बजाय हम 8 पेंसिल की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई 8 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल होगा, लॉस के इक्वल होगा। तो हमें बेसिकली लॉस पता चल जाएगा, है ना। तो ये जो सारा खेल हम कर रहे हैं बेसिकली यहाँ से वो जस्ट लॉस निकालने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस इतनी थी तो 8 पेंसिल की सेलिंग प्राइस के लिए हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 जो है 200 को काट देता है कितने पर, 25 पर, है ना। तो आई थिंक हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय 25 रुपीज़ क्या आ गया, लॉस आ गया। तो देखिए यहाँ हम लॉस लिख दें, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल एक्चुअल में यहाँ देखिए किसके इक्वल है, लॉस के ही तो इक्वल है ना। तो बेसिकली देखिए हमारे पास आ गया है लॉस। अब हमें लॉस परसेंटेज पता करना है तो कंपैरिजन किसके साथ होगा, कॉस्ट प्राइस के साथ, और कॉस्ट हमें कितनी पड़ी, 192 रुपये। देयरफॉर लॉस परसेंटेज निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, है ना। इधर ही कर देते हैं। देखिए लॉस कितना है 192/25 और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस थी हमारी पास 192 और परसेंटेज में बदलना है तो 100% साथ चलेगा। 192 से 192 कैंसिल, 25 से 100 को कैंसिल किया तो 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है लॉस परसेंटेज 4%। तो यानी कि ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में यहाँ लिख रखा है सेलिंग प्राइस और 1 डजन पेंसिल। ये और नहीं है, इसको ऑफ बना लीजिए, ये मिस प्रिंटिंग है। तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल पता करनी है। अगर सी परचेज 16 डजन पेंसिल फॉर 576, यानी कि उसको कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए 16 डजन पेंसिल की कॉस्ट इतनी है तो 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 16 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और फिर उसमें से हम लॉस को ख़त्म कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए चलिए यहाँ से नाउ सेकंड पार्ट के लिए क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 192 पेंसिल्स कितनी है, 576 रुपये। चेक कर लें एक बार, हाँ 576 है। और हमें 1 डज़न पेंसिल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो ये 192 पेंसिल का मतलब एक्चुअल में कितना हो गया, 16 डज़न। इसको 16 डज़न ही लिख देते हैं, उन्होंने भी 16 डज़न ही लिख रखा है, 16 डजन्स पेंसिल्स। तो कितना है 576। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न पेंसिल वो कितना हो जाएगा, 576 को हम 16 से डिवाइड कर दें, है ना। 16 जो है वो 576 को आई थिंक
कोई थिंक नहीं करके ही देखना पड़ेगा। 4 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 4 जो है 576 और दोनों को काट ही देगा, 1 4 और 4 और नीचे काटे तो 4 आई थिंक इसको पूरा पूरा काट देगा। 4 12 24, ठीक है, 36 आ रहा है, सही है। यानी कि 36 रुपये जो है वो 1 डज़न की कॉस्ट प्राइस पड़ रही है। लेकिन अब देखिए आप बेसिकली वैसे एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस, अच्छा वो अलग था, हमें लॉस परसेंटेज दे रखा है, लॉस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। देयरफॉर लॉस कितना होगा, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। तो लॉस परसेंट कितना है, 4% का साइन हटाएं, 100 डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 डज़न की 36 रुपये, ठीक है। सो ये आई थिंक इसको 25 पे काट देगा, तो इसको अब हमें लॉन्ग डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पॉइंटों में आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। सो 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1 पॉइंट ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। देखिए करके दिखा देता हूँ। 1 पे जाएगा 25, फिर एक ये बन गया, एक एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे, डेसिमल आ गया, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। नीचे एल्शियम रिमाइंडर 10 आ गया, फिर से जीरो लगाया तो फिर से 4 पर, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.44 रुपीज़। यानी कि 1 डज़न के अकॉर्डिंगली उसको लगभग 1.44 रुपीज़ का नुकसान हो रहा था। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न माइनस लॉस के इक्वल। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है 36, है ना, उसमें से 1.44 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 35 34 रुपये 56 पैसे जो है उसको 1 डज़न पर बेचने से मिल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था और एक्सरसाइजेज के कंपैरेटिवली, और एक्सरसाइजेज में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। होप सो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 35,000 आफ्टर 2 years 6 months कंपाउंडेड एनुअली with the rate of interest 2% per annum during the first year, 5% per annum during the second year and 1.5% per annum during the last 6 months of the period, ठीक है। यानी कि जो 2.5 year था, 2 year 6 months यानी कि 2.5 year ही हो गया, उसमें पहले साल, दूसरे साल और लास्ट का जो 6 महीने हैं उसके लिए यहाँ पर हमें अलग अलग परसेंटेज दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर काम करना होगा, ठीक है। सो बस हमें दिक्कत यहाँ आएगी, 1.5% पर एनम है, लेकिन हमें काम करना है सिर्फ हाफ ईयर के लिए, तो हम इस पर एनम को हाफ कर देंगे, है ना, परसेंटेज वाले को। तो चलिए देखिए कैसे शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले तो बता देते हैं कि कंपाउंडेड कैसे काम करना है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमेशा ऐसा ही करते हैं। सो कंपाउंडेड एनुअली हमें काम करना है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे देखिएगा। प्रिंसिपल है फ़िलहाल 35,000, ओके। सो टाइम है फ़िलहाल के लिए हमारे पास 2 years and 6 months। अब देखिए बात यहाँ आएगी, काम तो हमें एनुअली करना है, लेकिन इस 6 मंथ का क्या करेंगे। तो इस 6 मंथ को या तो हम हाफ ईयर लेकर चलेंगे, या इस 6 मंथ में हम ये कर सकते हैं कि पर एनम जो परसेंटेज दे रखी है इसको हम हाफ कर देंगे, ठीक है। सो रेट लेकर चलते हैं, रेट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए रेट दे रखा हमें
2% पर एनम, ठीक है। एंड रेट फॉर सेकेंड ईयर it is 5% per annum, and rate for last 6 months ये दे रखा है हमें 1.5% पर एनम। लेकिन हम इसको कर लेते हैं, एक तो डेसिमल हटा लेते हैं, ठीक है। और एक इसको पर एनम की बजाय हम क्या करना चाहते हैं, पर हाफ या पर 6 मंथ लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ किया है ना टाइम को। सो इस वजह से तो देखिए ऐसे में अब जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको P बोल देते हैं। टाइम हम सेपरेट कर देंगे इसमें, ये 3 टाइम इंटरवल में चलेगा, टाइम 1, टाइम 2 एंड टाइम 3, ठीक है। कैसे क्या क्या इसमें आने वाला है वो लेकर चलते हैं। और ये हमारे पास अलग अलग रेट हैं, रेट 1, रेट 2 एंड रेट 3 बोल देते हैं इसको। तो मैं पहले फॉर्मुलेट कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा पैटर्न सेम रहेगा, बस हर रेट के साथ अब यहाँ पर अलग टाइम है। तो फ़िलहाल आप नोटिस करोगे टाइम हमें बेसिकली 1-1 साल ही दिया गया है ना। लास्ट वाले में 6 मंथ हो गया, लेकिन 6 मंथ के अकॉर्डिंगली हमने रेट को चेंज कर लिया, तो वो भी गिनने में एक ही माना जाएगा कि भाई कितने 6 मंथ है, एक ही 6 मंथ है, ठीक है। सो देखिए प्रिंसिपल है अपना 35,000, 1 प्लस रेट, स्टार्टिंग में रेट 2% है और 1 साल के लिए तो पावर 1, फिर दूसरे साल के लिए रेट 5% है ना। तो कितने साल के लिए 1, तो पावर 1। फिर ये रेट हमारे पास है 15/20 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि देखिए 2 × 10 20 हो जाएगा। और इस कितने 6 मंथ हैं, 1 6 मंथ हैं, तो ये आ गया, ठीक है। सो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा 35,000। देखिए 2 से 100 को कैंसिल करें तो 50, तो 50 + 1 हमारे पास 51/50 बन गया। फिर यहाँ से 5 से 100 को कैंसिल करें 20, तो इसका एलसीएम ले तो आई थिंक ये 21/20 बन जाएगा, है ना। 5 से पूरा तो खैर कुछ नहीं कैंसिल होगा, 3 ले लेते हैं, 5 से इसको कैंसिल ले तो 4, तो एलसीएम 400 आ गया। तो 400 + 3 403 बन रहा है। तो 1 और 2 0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास 3 0 तो इससे हो गई कैंसिल। 5 से 35 को कैंसिल कर देते हैं 7, आई थिंक और कुछ होगा नहीं कैंसिल। तो नीचे क्या बच गया 20 × 4 यानी कि 80। हमें न्यूमरेटर में जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 403 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं पहले 7 और 51 का मल्टीप्लाई 7 35 इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 28, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 20, 3 से करते हैं 9 0 12, तो ये आ गया हमारे पास 7 1 8 3 4 1, ये बन रहा है। अब इसको 21 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, सो 21 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए पहले तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 1 16 17 1 6 और 1 7 8 2, तो ये आ रहा है हमारे पास 12 8 3 11 8 और 4 12 9 और 1 10 3, यानी ऐसा कुछ बन रहा है 30 21 291। अब बात आ गई इसको 8 से डिवाइड करने की। पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, बाद में एक डेसिमल जो है वो शिफ्ट कर देंगे। सो 8 से डिवाइड चलिए करते हैं, क्या बनता है इसमें। डिवाइड में 10 रहने ही देते हैं फ़िलहाल। सो 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 × 24 3 56 7 56 7 आ जाएगा, 8 × 48 6, फिर से 8 × 48 6 1.8 3 7 और 5, ये बन रहा है। देखिए एक डेसिमल और शिफ्ट कर दे तो ये आ गया हमारे पास 37
76, 6 के बाद डेसिमल लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास 4 डेसिमल तक हैं, इसको 2 डेसिमल में शिफ्ट कर लें तो कि कितना आ रहा है 37, 76.14 कर देते हैं, है ना, यानी कि 37,766 रुपीज़ एंड 14 पैसा। तो ये अमाउंट बनेगा 2.5 ईयर के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें चैप्टर एंड एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम आया है। होप सो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट प्राइस शुड आशा मार्क ऑन ए पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट हिम 1200 रुपीज़ सो एज टू गेन 12% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%। कि भाई वो लिस्ट प्राइस करना चाहती है या मार्क करना चाहती है, एक ही बात है कि कितना प्रिंट करे। उसने ख़रीदा तो 1200 में है, लेकिन उस पर वो 12% जो है वो गेन भी करना चाहती है, लेकिन साथ साथ ये दिखाना चाहती है कि वो 16% डिस्काउंट भी दे रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करें इसको। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में चले पहले तो ये बता देते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज़ ये है हमारे पास 1200 रुपये। ठीक है, अब इसके जो मार्क प्राइस वो चाहती है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज, उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। कितना, कुछ भी हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए x लेट कर लिया। ठीक है, सो देयरफॉर अब वो उस पर डिस्काउंट देना चाहती है। कितना डिस्काउंट देना चाहती है? 16%। देयरफॉर डिस्काउंट किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 16% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 16/100 ऑफ x। इसको लिटिल बिट हम 4 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4/25 x रुपीज़, यानी कि डिस्काउंट उसको इतना देना पड़ेगा। तो देखिए जब हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? सेलिंग प्राइस ही बचता है ना। तो देखिए वो कर देते हैं। तो मार्क प्राइस हमने x माना था, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट घटा के आ जाएगा। तो अब एलसीएम लें तो ये कितना आ रहा है? 25। तो 25x माइनस 4x, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है? 21/25x। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस थी 1200, अब वो उस पर कितना गेन चाहती है? 12% का, है ना। प्रॉफिट नाउ, प्रॉफिट सी वांट कितना? 12%। देयरफॉर प्रॉफिट आएगा कैसे? प्रॉफिट आएगा 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट निकालना उसको, है ना। तो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200। कैंसिल किया, कितना आ गया? 144 रुपीज़, 12 का स्क्वायर, है ना। देयरफॉर वो अगर हम इस सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ, कोई इस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालें तो कितना आना चाहिए? सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट करके आ जाना चाहिए, है ना। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1200 रुपये और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इतना चाहती है, तो यानी कि इसको कितने में बेचना पड़ेगा? 1344 रुपये में, 1344, 1344, सब में बोल दिया मैंने। सो बेसिकली ऊपर हमने मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाली थी, है ना। मार्क प्राइस के थ्रू सेलिंग प्राइस निकाली और एक बार हमने कॉस्ट प्राइस के थ्रू सेलिंग प्राइस निकाली। तो सेलिंग प्राइस तो होनी चाहिए सेम, है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम इन दोनों सेलिंग प्राइजेज़ को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल रख देंगे। फ्रॉम 1 और 2, 1 से सेलिंग प्राइस इसके इक्वल है, जबकि 2 से सेलिंग प्राइस 1344 के इक्वल है ना। तो बेसिकली यहाँ से अब हमें 4th चैप्टर की हेल्प से x की वैल्यू निकालनी है। तो 25 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट में, तो दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई कर रहा था, वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड कर देगा। 7 से कैंसिल कर दें, 7 21, 7 से इसको कैंसिल करें 1,
7 9 जा 63, 7 2 जा 14, ये आ गया। 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 चुक 12 64। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 200 और फिर 8 से ही करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास वैसे 1600, यानी कि 1600 जो है वो x की वैल्यू हुई। लेकिन x की हमने किसको माना था, देखो मार्क प्राइस को माना था, तो हम बोल सकते हैं therefore C should mark a pair of shoes at rupees कितना 1600। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, ममता अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ हर गुड्स एंड स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट फॉर हर मार्क्ड एट समथिंग लाइक दैट। चलिए देखते हैं। तो अब क्योंकि मार्क प्राइस हमें पता है तो मार्क प्राइस पर हम पहले तो उसको डिस्काउंट दे देते हैं कि उसने बेचा कितने में, या ठीक है। नाउ गिवन में हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, इट इज़ रुपीज़ 850। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 4%। देयरफॉर डिस्काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 4% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट लगता है, यानी कि 4/100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस इज़ 850। 4 से इसको कैंसिल करें तो 25 इसको पूरा कैंसिल वैसे कर ही देगा, तो चलिए पूरा काट ही देते हैं। कितना आना चाहिए, 25 से 75, 10 100 4 34 पर, यानी कि डिस्काउंट उसको कितना देना पड़ रहा है, 34 रुपीज़। तो डिस्काउंट और मार्क प्राइस की हेल्प से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना होना चाहिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। और मार्क प्राइस कितना है 850 और इसमें से डिस्काउंट 34 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, आई थिंक 816 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया, लेकिन इस सेलिंग प्राइस पर भी वो 20% का प्रॉफिट गेन कर रही है। तो हम लगभग वैसा ही काम करने वाले हैं जो लास्ट में किया था। हमने मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ठीक है। हम कॉस्ट प्राइस मानकर कुछ एक्स मान लेंगे और उससे भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सिंपल सा तरीका रहता है। और फिर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। नाउ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, इसको रुपीज़ एक्स मान लें, एंड प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर कितनी दे रखी है, 20%। देयरफॉर प्रॉफिट होगा कितने पर, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। तो जो कि 20/100 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। 20 से 100 कैंसिल करें तो 5 बचता है, यानी कि x/5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर अब हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालें तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। सिंपल सा लॉजिक। सो कॉस्ट प्राइस कितना है x, प्रॉफिट कितना है x/5, एलसीएम ले लें 5। सो ये आ गया 5x प्लस x, यानी कि रुपीज़ 6x/5, है ना। इसको 2 बोल देते हैं और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है इसको 1 बोल देते हैं। फिर से सेम लॉजिक, भाई सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं होने वाला, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास 816 1 से आया था। सो 6x प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 816 के। सो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें 816 को 5 से तो मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 816 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं।
सो 6 1 36 18 6 36 पूरा पूरा हो रहा है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन रहा है 0 15 3 18 1 6 यानी कि 680। तो अब ये देखिए कि उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। तो सीधी सी बात है एक्स हमने किसको माना था, ये देखिए कॉस्ट प्राइस को माना था, तो बता दीजिए देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज़ ₹680, जिस पर उसने 20% का प्रॉफिट भी कमाया और 4% डिस्काउंट भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्या है 5th, मैरी बाइज ए लेदर कोट कॉस्टिंग 900 रुपीज़ एट 990। कैसे है चलिए देखते हैं। आफ्टर पेइंग, अच्छा सेल्स टैक्स के बाद है। कैलकुलेट द रेट ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन कोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 10% ही होगा। तो देखिए कितने में ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या है ये कोट, हाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ कोट ये हमारे पास है 900, बट कॉस्ट प्राइस विद सेल्स टैक्स बोल देते हैं, विद सेल्स टैक्स ऑफ कोट। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 990 रुपीज़। देयरफॉर यहाँ से हम सेल्स टैक्स निकाल सकते हैं कि वो कितना आएगा। 990 में से 900 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ रहा है 90 रुपीज़। तो ये तो सेल्स टैक्स आ गया, लेकिन हमें तो सेल्स टैक्स को परसेंटेज में पता करना है ना। तो सेल्स टैक्स परसेंट रेट ऑफ का तो यही मतलब है। तो ये आ जाएगा सेल्स टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, है ना। तो सेल्स टैक्स था 90 और कॉस्ट प्राइस 900 और मल्टीप्लाई 100% है। 0 0 कैंसिल, 9 से 90 को कैंसिल करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 10% का, है ना। तो यानी कि जो कोट पर टैक्स लगा वो किस रेट का लगा, 10% का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। Chalk contains 10% calcium, 3% carbon, 12% oxygen. Find the amount in grams of each of these in 2 kilogram of chalk. कि 2 किलोग्राम चौक में कितना कैल्शियम होगा, कितना ये कितना वो, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। सो वेट ऑफ चौक कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम। ठीक है, देयरफॉर वेट ऑफ कैल्शियम, सिंपल सा हम क्या निकालने वाले हैं, 10% ऑफ 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम को हम चाहें तो उसमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि 2000 ग्राम, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो ये देखिए कुछ ऐसा ही करेंगे। कितना आ गया हमारे पास 200 ग्राम, यानी कि कैल्शियम का वेट कितना है 200 ग्राम। या इस कैल्शियम को इन ग्राम, वैसे इन्होंने बोल भी दिया था इन ग्राम में, वेट की जगह आप अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम। नाउ अब निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना 3% ऑफ 2000 ग्राम, है ना। यानी कि 3/100 मल्टीप्लाई 2000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 60 ग्राम। अब निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 12%, 12% ऑफ वही 2000 ग्राम, जो कि कितना आ रहा है 12/100 मल्टीप्लाई 2000,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 12 दूनी 24, 240 ग्राम। तो ये हमें अमाउंट पता चल गया कि 2 किलो चौक में कितने ग्राम कैल्शियम, कितने ग्राम कार्बन और कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन व्हाट टाइम विल 10,000 अमाउंट टू 14,641 एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, चलिए करते हैं पहले शुरुआत। तो बेसिकली यहाँ पर हमें काम करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली से रिलेटेड शायद से पहला आया ऐसा, बाकी ध्यान भी नहीं है। तो देखिए अमाउंट हमें कितना दिया गया है जो हमें बनाना है, 14,641, ठीक है, ये हमारा ए हो गया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है ₹10,000, ये अपना P हो गया। रेट हमें दिया गया है 10% पर एनम, लेकिन अब क्योंकि हमें हाफ ईयर के अकॉर्डिंग काम करना है तो 20 का हाफ कर दें, 10% पर हाफ ईयर, ये हो गया अपना रेट। और टाइम तो खैर हमें पता करना है, ठीक है, तो टाइम को हमने T बोल दिया। ओके, चलिए नाउ अमाउंट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम, है ना। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। अमाउंट है 14,641, प्रिंसिपल है 10,000 और रेट 1 प्लस 10 हो गया, ये तो एक्चुअल में 10/100 रेज टू पावर टाइम, ठीक है। चलिए इसको आगे करते हैं। अब देखिए जो 10,000 है उसको मैं लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल किया, एलसीएम लिया तो कितना बना, 11/10 रेज टू पावर T। अब देखिए नीचे जो है 10,000 वो 10 की पावर 4 होता है, और 11 की पावर 3 जो है वो 1331 होता है, लेकिन 11 की पावर 4 हो सकता है कि यही बनेगा। तो इसको एक बार और 11 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 14,641 ही बन रहा है, तो ये हो गया बड़े आराम से। ये आ गई हमारे पास 11/10 रेज टू पावर 4, और यहाँ आ रहा है हमारे पास 11/10 रेज टू पावर टाइम। सो अब कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है, टी यानी कि टाइम कितना आ गया, 4 ईयर्स का, ठीक है। इस तरह का टाइम से रिलेटेड हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 8। इफ़ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 35 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड्स। सिंपल सा हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। देखिए थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड कितनी है, 35 mm। देयरफॉर थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 1 कार्डबोर्ड कितनी हो जाएगी, 35/12 mm। ऐसा ही करते हैं, एक के निकाले, फिर थिकनेस ऑफ 1 पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड्स, ये कितनी हो जाएगी, 35/12 मल्टीप्लाई 294। ये पूरा काट देगा, 12 से इसको कैंसिल, 24 नहीं पूरा तो नहीं कट रहा है भाई, ये तो 4 से कैंसिल कर दें, 4 से फिर 294 कैंसिल नहीं होगा। चलिए फ़िलहाल 6 से हो जाएगा, वो 24, हाँ 6 से तो हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो इसको 6 से करें तो 4 9, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बच रहा है। तो अब 49 और 35 का प्रोडक्ट देख लेते हैं, 49 एंड 35।
5 का प्रोडक्ट 24, 14, 11, 7, 1 यार हमारे पास 17, 15 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगी थिकनेस इसकी mm में कितनी, चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। 16, 5, 4, 7, 14 बन रहा था और 5, तो ये mm में आ गई, यानी कि 294 कार्डबोर्ड्स की जो थिकनेस है, ग्रुप की जो थिकनेस बनेगी वो आएगी हमारे पास 857.5 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 days। इफ 30 more girls join the hostel, how long will these provisions last? तो देखिए वैसे ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, तो इसको यूनिटी मेथड से करते हैं ट्राई। चलिए देखिए, हमें फूड प्रोविज़न दिया गया है 50 गर्ल का और 30 और बढ़ जाए तो यानी कि 80 हो जाएंगे, तो उनके लिए पता करना है। तो देखिए फूड लास्ट्स या नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट्स फॉर 50 गर्ल्स। 50 गर्ल्स के लिए फूड कितने दिन लास्ट करेगा? 40 दिन, यानी कि चलेगा। तो नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट फॉर 1 गर्ल। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही गर्ल होगी तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये आपको इस वे में सोचना है। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। नाउ द नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट फॉर 50 + 30 यानी कि 80 गर्ल्स। ठीक है, 80 गर्ल्स के लिए क्या होगा? अब फूड प्रोविज़न जो है वो कम दिन चलेगा, यानी कि अब 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट वाले से उल्टा, ये इनडायरेक्ट की पहचान है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, 40 से 80 को काटा 2, 2 से 50 को काटा 25, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 25 डेज, यानी कि 30 मोर गर्ल और ज्वाइन कर ले हॉस्टल को तो 25 दिन जो है वो फूड प्रोविज़न लास्ट करेगा। ओके, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। A and B can do a piece of work in 6 days, ठीक है, and 4 days respectively, अलग अलग दे रखा है। A started the worked at it for 2 days and then was joined by B, फिर B ने ज्वाइन कर लिया तीसरे दिन से। Find the total time taken to complete the work। So देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इसमें। सबसे पहले तो इनका अलग अलग का निकाल लेते हैं। ठीक है, लंबा बनेगा ये क्वेश्चन, ऊपर से कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ डेज ए कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में? 6 दिन में। एंड नंबर ऑफ डेज बी कंप्लीट द वर्क, वो कितना है? 4 दिन में। देयरफॉर 1 डे वर्क पता कर लेते हैं अब, है ना। सो 1 डे वर्क ऑफ ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/6। एंड 1 डे वर्क ऑफ बी, वो कितना होगा? 1/4 के इक्वल। ठीक है, सो अब इन दोनों का कंबाइंड और पता कर लेते हैं। देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो इनका एक दिन का काम ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एलसीएम के बाद कितना आ रहा है? 12, 2, 3, यानी कि 5/12 पार्ट, यानी कि एक दिन में वो इतना ही काम करेंगे। अब ये देखिए, ए ने काम करने की शुरुआत की। ए स्टार्टेड द वर्क
at it for 2 days. Now तो इसका 2 दिन का काम निकाल लेते हैं. 2 day work of A. उसका 1 दिन का 1/6 था, तो 2 दिन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/3 पार्ट, यानी कि उसने 1/3 हिस्सा जो है पूरे काम का वो तो कर दिया. Therefore वर्क रिमेन्ड, या रिमेनिंग वर्क लिख देते हैं. Therefore रिमेनिंग वर्क, कि काम बचा कितना, उसने 2 दिन काम किया, पूरा काम हम 1 मानते हैं, उसमें से 1/3 काम तो A कर चुका है उन 2 दिनों में, तो इसके पास बचा कितना, सिर्फ 2/3 पार्ट ऑफ काम जो है वो बचा. अब बात आ गई कि वो दोनों, अब B ने ज्वाइन कर लिया, अब B ने ज्वाइन किया तो अब हमें ये पता करना है कि अब ये जो बचा हुआ काम है वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे. Therefore नंबर ऑफ डेज A and B together takes to complete the remaining 2/3 part work, कि भाई बचा हुआ 2/3 हिस्सा जो काम है वो A और B मिलकर कितने दिनों में कर देंगे. तो सिंपल सा तरीका है, इस काम को दोनों का मिलकर जो 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5/12, उससे डिवाइड कर दो, है ना. तो अब ये देखिए, इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई में बदलें, तो ये बन जाएगा 12/5, यानी कि ये 3 से तो कैंसिल हो ही सकता है, 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 8/5 डेज़. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 1/3/5 डेज, यानी कि दोनों मिलकर अब बचे हुए काम को 1/3/5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10. चलिए नेक्स्ट करते हैं. अब मेंटल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया. ओके, मेंटल मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन है, अलोय मिश्र धातु ऑफ टीन एंड कॉपर, टीन और कॉपर से बनी है, कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट ऑफ टीन एंड 105 पार्ट ऑफ कॉपर, यानी कि टोटल 120 पार्ट से ये मिलकर बनी है, 105 कॉपर के और 15 टीन के. और फिर पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर, सिर्फ कॉपर की परसेंटेज हमें बतानी है. तो चलिए देखिए, पार्ट्स ऑफ टीन इन अलॉय, उस मिश्र धातु में टीन कितना पार्ट है, 15, एंड पार्ट्स ऑफ कॉपर इन अलॉय, दिस इज 105. सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट हमारे पास बन रहा है 15 + 105, यानी कि 120. सो अब हमें देखिए परसेंटेज किसकी निकालनी है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर, लेकिन किस में, इन अलॉय. सो देखिए कॉपर कितना है, 105, अलॉय में निकालनी है तो उससे कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन मतलब डिवाइड बाय 120 टोटल पार्ट, और क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, चलिए कैंसिलेशन करते हैं. 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 4, 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 और 5, 2 से कैंसिल करें 2, 2 से इसको कैंसिल करें 5, तो ये हमारे पास बन रहा है 25, 2 15 और 2 17/2%. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो ये हमारे पास 8, 7 एंड 1/2%, यानी कि उस अलॉय में कॉपर की परसेंटेज कितनी है, 87.5. इसको पॉइंट में भी आप दे सकते हैं, मिक्स में देना है मिक्स में दे दीजिए, पॉइंट में देना चाहते हैं तो पॉइंट में दे सकते हैं कि इतने परसेंट जो है वो अलॉय है. ओके, सो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए सेकंड करते हैं. सेकंड क्या है, ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%. ठीक है, what is the actual cost to him if an article marked
इतने रुपए। ठीक है, देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट उसको कितने की पड़ी थी। सबसे पहले तो मार्क प्राइस दे रखा है, तो मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट हटा दें तो वो बेच कितने में रहा है हमें वो पता चल जाएगा, है ना। सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें पता चल जाएगी। तो फिलहाल मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इट इज़ ₹560। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज हमें दे रखा है कितना, 10 रुपीज़ का। देयरफॉर डिस्काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। सो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट इज़ 10, परसेंटेज 100 और ऑफ मार्क प्राइस 560। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कि डिस्काउंट बन रहा है 56 रुपये का। देयरफॉर सेल्स प्राइस जो होगी उस आर्टिकल की वो कितनी हो जाएगी, ऑफ आर्टिकल, वो हो जाएगी हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल, है ना। और मार्क प्राइस कितना है 560, डिस्काउंट 56 रुपये का है 56, तो हमारे पास सेल्स प्राइस कितने की आ रही है 504 रुपीज़ की, है ना। तो ये तो इसका डिफरेंस आ गया, हमें सेल्स प्राइस भी पता चल गया। लेकिन अब हमें ये पता है कि वो एक्चुअल में 26% प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए सिंपल सा वही लॉजिक हम यूज़ करेंगे, मार्क प्राइस से सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से भी सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं। बात आ गई कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता, तो आसान तरीका रहता है, वरना एक थोड़ा डायरेक्टली फॉर्मूला भी है कि आप सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप उस फॉर्मूले के चक्कर में उनका जो पैटर्न है, फॉर्मूला जो है वो भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है प्लस माइनस की या मल्टीप्लाई डिवाइड की। तो उससे बेटर तरीका है कि 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन कम से कम हमें एक ये कंफर्मेशन तो हो जाएगी कि हाँ भाई हमने कुछ सही की है। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस को फिलहाल यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम 1 बोल देते हैं। इसी तरह का काम हम पहले भी करके आए हैं, है ना। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, इसको x मान लें। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज वो कमा रहा है इस पर 26, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 26% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। 26 और परसेंट का साइन, ऑफ मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस x। तो यहाँ आप हल्का फुल्का कुछ कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। आई थिंक 2 से ही ज़्यादा कैंसिल हो सकता है, 13 और ये 50। तो ये आ गया हमारे पास ₹13x/50। प्रॉफिट इतने का हो रहा है, तो अब ऑब्वियस सी बात है सेल्स प्राइस कितने की हो जाएगी, सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल। सिंपल सा तरीका है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है x, प्रॉफिट कितना है 13x/50। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितने का आ रहा है 50 का, तो ये बन गया 50x प्लस 13x, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास 63x/50 रुपीज़ का। इसको बोल देते हैं 2। अभी देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास सेल्स प्राइस एक तो 63x/50 एंड 504 1 से, ये दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ से मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, 50 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और 63 जो है उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। अब हमें ये देखना है 63 पूरे से पूरा इस 504 को डिवाइड कर सकता है। देखिए 3 की टेबल में 24 जो है 8 पर आता है, 3 8 24, है ना। तो ऐसा करते हैं 63 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 24 2 48 और 2, अरे वाह बन गई बात। देखिए तो इसको इससे कैंसिल करें तो हमारे पास 8 बना। तो यहाँ पर हमारे पास x की कितनी आ रही है वैल्यू, 8 को इस 50 से करें तो ये आ रही है 400, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लास्ट लाइन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वो कितनी है ₹400, जिसको उसने 560 रुपये में बेचकर डिस्काउंट भी दे दिया उसमें, और बेचा तो वैसे 504 में था, मार्क प्राइस थी 560, डिस्काउंट भी दे दिया और 26% का प्रॉफिट भी उसने ले लिया। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन।
हॉट्स था या पता नहीं और कुछ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्या है, ए बुक सेलर अलाउज 25% कमीशन ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट। ये कमीशन एक तरह से मान लीजिए डिस्काउंट की तरह हो गया, ठीक है, और फिर भी ये एक प्रॉफिट कमा रहा है 20% का। और फिर कहता है इफ़ ही गेन्स 120 ओवर द सेल ऑफ ए सेट ऑफ बुक। तो ये जो ओवर एक्स्ट्रा जो ये कमा रहा है ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये क्या है, 20% है, यानी कि हमें 20% पता है कि ये कितना है, 120। देन फाइंड द रिटर्न प्राइस ऑफ द सेट ऑफ बुक, यानी कि हमें मार्क प्राइस निकालना है, सीधी सी बात यहाँ पर ये है, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, देखिए इस 120 और इस 20% इनकी हेल्प से हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होना होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। वहाँ से सेल्स प्राइस तक जाएंगे, सेल्स प्राइस से फिर देखते हैं डिस्काउंट तक। तो घुमा फिरा के इस बार वही काम करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस हम पता कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेल्स प्राइस निकालेंगे और फिर मार्क प्राइस को एक्स मान लेंगे इस बार, और उस पर डिस्काउंट लगा के कमीशन देकर 25% का फिर से सेल्स प्राइस निकाल लेंगे और फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखी है वो कितनी है, 20%, है ना। देयरफॉर प्रॉफिट जो होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि प्रॉफिट एक्चुअली में दे कितना रखा है, 120, और प्रॉफिट परसेंटेज को हम फॉर्मुलेट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि भाई कॉस्ट प्राइस का 20%, है ना। तो यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कैंसिल हो सकता है, तो हमने कैंसिल कर दिया ये 5। तो ये जो 120 के मल्टीपल में आ जाएगा 5, किसकी वैल्यू देगा, कॉस्ट प्राइस की, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 600 रुपये की। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पता है हमें, सेलिंग प्राइस निकालनी है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ सेट ऑफ बुक आप बोल सकते हैं, इनके साथ भी इसके साथ भी, फ़िलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्रॉफिट, तो देखिए 600 रुपये हमारे पास और प्रॉफिट 120 का था, तो कितने रुपए हो गए, सेलिंग प्राइस 720, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ द सेट ऑफ बुक भी रुपीज़ एक्स बोल दें, बड़ा अजीब सा रुपी बना था, ये फिर भी ठीक है। एंड कमीशन जो है वो कमीशन परसेंटेज हमें कितना दे रखा है, कमीशन परसेंटेज दे रखा है आई थिंक 25%, हाँ 25%, तो 25%। देयरफॉर कमीशन जो है वो होगा कितना, ये 25% किसका, मार्क प्राइस का, है ना। तो इसको सॉर्ट आउट करें तो 25/100 मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस को हमने x मान रखा है, तो ये इसको 4 पे कैंसिल कर देता, तो ये हमारे पास आ गया 1/4x रुपीज़, यानी कि कमीशन इतना जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि सेल्स प्राइस निकालते हैं। तो सेल्स प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस में से ये डिस्काउंट या कमीशन, फ़िलहाल कमीशन वर्ड यूज़ करें तो हम भी यही लिख देते हैं, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मार्क प्राइस था x, कमीशन है 1/4x, इनका एलसीएम ले लें, थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैं राइट में कर देता हूँ, एलसीएम 4 आ गया तो ये बन गया 4x माइनस x, यानी कि 3x/4। ये भी हमारे पास सेल्स प्राइस आ गया, इसको 2 बोल देते हैं, ऊपर सेल्स प्राइस कितना आया था 720। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये देखिए 3x/4 किसके इक्वल आ गया, 720 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 720 मल्टीप्लाई 4/3, तो 3 से इसको कैंसिल करें, दूनी 6, चौक 12, 0। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 960, यानी कि x हमने किसको माना था, देखो मार्क प्राइस। तो हम बोल सकते हैं, इन्होंने यही पूछा था ना कि देखिए रिटर्न प्राइस या मार्क प्राइस ऑफ द सेट ऑफ बुक, देयरफॉर मार्क प्राइस बोला था हमने, तो वही बोल देते हैं, मार्क प्राइस ऑफ सेट ऑफ बुक्स कितना है,
₹960। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पता नहीं इतने हिस्से में होगा या नहीं होगा। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20% एंड 5%। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई ऐसा परसेंटेज बताओ डिस्काउंट का जो सक्सेसिव 20% और फिर 5% दे, तो उसी के इक्वल रिजल्ट दे वो हमें। यानी कि हमें अलग से 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें कुछ ऐसा डिस्काउंट बताना है जो इन दोनों के इक्वलेंट हो। ओके, तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। हमें अब डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। तो ऐसा करते हैं, उसको कुछ लेट कर लेते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिस पे काम करना आसान हो। लेट मार्क प्राइस, कुछ है नहीं यहाँ पर, ऑफ एन आर्टिकल बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं 100 पे काम करना आसान हो जाएगा, है ना, एक्स की बजाय वो ज़्यादा बेटर है। एंड फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20%। देयरफॉर फर्स्ट डिस्काउंट हो कितना जाएगा वो हमें पता करना है। तो यह जाएगा 20% ऑफ 100, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना डिस्काउंट आ गया, 20 रुपीज़ का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, कि जो पहला डिस्काउंट था वो देने के बाद अब क्या प्राइस रह गया। तो पहले प्राइस 100 था, डिस्काउंट 20 का गया, तो अब प्राइस कितना रह गया, 80। नाउ अब सेकंड डिस्काउंट जो है उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, उसकी परसेंटेज दे रखी है 5%। देयरफॉर सेकंड डिस्काउंट कितने का हो जाएगा हमें वो पता करना है। यानी कि ये 5% जो है वो किस पर लगेगा, वो इस 80 पर लगेगा, वो 100 पर नहीं लगेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना है अब हमें। और 80 ऐसे 20 से ही काट देते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए 5 से इसको काटा 20 से 80 को काट दें, 4 आ गया। यानी कि यहाँ से जो सेकंड डिस्काउंट है वो 4 रुपये का है ना। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, जो दूसरा डिस्काउंट लगा उसके बाद प्राइस कितना रह गया, पहले 80 था, 4 और लग गया, तो अब ये बन गया 76। तो ये जो प्राइस है इसको हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं एक तरह से, कि पहला डिस्काउंट लगा। चलिए सेलिंग प्राइस ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। तो भाई 76 रुपये का बना। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का बना वो पता करना है। देयरफॉर ओवरऑल डिस्काउंट वो कितने रुपए का हुआ। भाई स्टार्टिंग में मार्क प्राइस था 100, उसमें से हम सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस 100 था, उसमें से सेलिंग प्राइस हमने 76 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 24 रुपये का। लेकिन यहाँ पर उसको परसेंटेज में पूछना चाह रहा है कि एक सिंगल परसेंटेज में बता दो कि जो इन दोनों का काम कर दे। तो अब हम इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना। देयरफॉर ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, ये 24 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, है ना, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट जाता है। तो कितना 24%। यानी कि आपको 2 बार 20 और 25 दिखाने की बजाय डायरेक्टली 24% का डिस्काउंट दे देंगे तो वो इक्वलेंट हो जाएगा इन दोनों के। ठीक है, यानी आपको 2 डिस्काउंट नहीं दिखाने पड़ेंगे और एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना 4th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है 5th क्वेश्चन। छाटना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द केसेस ऑफ इनवर्स वेरिएशन एंड विच ऑफ द डायरेक्ट वेरिएशन।
चलिए देखते हैं, इन्वर्स वेरिएशन के लिए आई भी लिख देंगे, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए डी भी लिख देंगे। ओके, नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच फूड इज़ प्रोवाइडेड। और वैसे बात है, ये इन्वर्स की पहचान है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर नंबर ऑफ पर्सनस हमारे पास कम होंगे तो जितना फूड होगा वो ज़्यादा दिन चलेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सनस बढ़ जाएंगे तो वो जो फूड है वो कम दिन चलेगा, अपोजिट चल रही है। तो ये एक इन्वर्स वेरिएशन की पहचान है। द वेट ऑफ वीट एंड द प्राइस, और वैसी बात है, अभी देखिए जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। जितने ज़्यादा वीट आप खरीदोगे उतना ही ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, जितना कम वेट खरीदोगे उतना ही कम प्राइस देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की पहचान है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड द टाइम टेकन बाय इट फॉर ए पर्टिकुलर जर्नी। ये इन्वर्स की पहचान है। क्यों? स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड एंड देयर प्राइस। ये भी डायरेक्ट की पहचान हो गई, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल अगर बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कम हुए तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर वर्किंग आवर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा, नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। मान लीजिए आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और आपको 10 दिन लगते हैं पूरा काम करने में, लेकिन अब आप एक दिन में वो 8 के बजाय 10 से 12 घंटे कर देंगे काम को, कि भाई एक दिन में हम 12 घंटे काम करेंगे। तो क्या अब नंबर ऑफ डेज 10 से ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, वो तो कम होंगे, है ना। तो उल्टा हो गया काम। तो ये किसकी पहचान है? इन्वर्स वेरिएशन की पहचान है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास एंड द फीस पेड बाय देम इन ए पर्टिकुलर मंथ। ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतनी ज़्यादा फीस आएगी, जितने कम स्टूडेंट उतनी कम फीस आएगी, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन की पहचान हो गई। सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल उतना ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जितना कम प्रिंसिपल होगा उतना ही कम हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन है। नंबर ऑफ पर्सन एंड द क्वांटिटी ऑफ राशन फॉर देम फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, क्वांटिटी, अब जितने ज़्यादा पर्सन होंगे तो उतनी ही क्वांटिटी का राशन जो है, हमें राशन की क्वांटिटी जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर पर्सन कम होंगे तो राशन की क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी पहचान किसकी है? डायरेक्ट वेरिएशन की है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड अनसर्कल द टर्म्स इन द ग्रिड। चलिए देखते हैं क्या समझ में आता है। डैश इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। रेशो यूज किया जाता है, देखते हैं कहाँ है, मिलता है क्या। रेशो इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। आर या और कुछ आना चाहिए, लग तो रेशो ही रहा है, बाकी ढूंढते हैं इसको, कहीं मिल तो नहीं रहा। एक आर ये है, लेकिन यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में रेशो बन नहीं रहा। एक आर ये रहा, रेशो यहाँ से भी नहीं बन रहा। एक और आर यहाँ है, इससे भी रेशो कहीं नहीं बन रहा है, और आर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं भाई, रेशो तो बन ही नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, बाकी यहाँ पे रेशो ही आना चाहिए, रेशो ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है भाई? टाइम होता है। टी देखिए, टी कहाँ है? टी एक यहाँ है, लेकिन यहाँ से टाइम नहीं बन रहा है। एक टी इधर है, लेकिन इससे भी टाइम नहीं बन रहा। टी इधर है, टाइम नहीं बन रहा है। टी इधर भी है, टाइम इससे भी नहीं बन रहा, टाइम तो बन ही नहीं रहा। और कहीं टी, ये फिर दे क्यों रखे हैं जब कुछ मैच ही नहीं कर रहा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही होता है। टी और कहीं नहीं है। टी नहीं भाई, ये तो मिल ही नहीं रही, मैच ही नहीं कर रहे इनसे। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड होता है। स्पीड देख लेते हैं भाई, एस ये रहा, लेकिन एस पी तो जा रहा है, एस पी ई नहीं है। चलिए एक और एस, ये
ये रहा स्पीड तो है भाई, ये देखिए SPEED स्पीड मिल गया है ना। चलिए देखते हैं टाइम, पता नहीं आपको मिले तो मुझे ही बताना कैसे मिलेगा। 2 डैश रेशियोज फॉर्म ए प्रपोर्शन टू इक्वल रेशियोज। प्रपोर्शन क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज इक्वल हो उस कंडीशन को प्रपोर्शनलिटी बोलते हैं। ठीक है। सो इक्वल देखना है, EQUAL, देखिए स्टार्टिंग में है EQUAL इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हमें D देखना है, D कहाँ है, D ये रहा, DI, लेकिन इधर तो जा ही नहीं रहा। सो D एक और D एक और D एक और D, ये रहा DISTANCE डिस्टेंस। चलिए ये भी मिल गया। वेरिएशन व्हेन x अपॉन y इज़ कांस्टेंट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट। देखिए फ्रैक्शनल में कौन सा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट, और इन्वर्स में मल्टीपल वाला। ठीक है, तो D देखना है। डायरेक्ट तो ये रहा, एक D पहले भी आया था तो इसलिए ध्यान रह गया। हमें क्या नहीं मिला, एक तो टाइम नहीं मिला और एक रेशियो नहीं मिला, है ना। सो देखते हैं TI टाइम एंड रेशियो है ही नहीं इसमें। RATIO नहीं मिल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट करते हैं, राइट योर आंसर इन द अप्रोप्रिएट पोजीशन आफ्टर रीडिंग द क्लूज। ओके, सेकंड पोजीशन पे है द टोटल मनी पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम। टाइम के एक्सपायरी के बाद टोटल जो मनी पे की जाती है उसको अमाउंट बोला जाता है, AMOUNT, अमाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर दें तो ये आई थिंक प्रिंसिपल होना चाहिए। मैं PT क्यों लिखा है डोंट नो, प्रिंसिपल 3 का है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। अभी तक तो मैच कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, ये एक्चुअल में हमारे पास टाइम आएगा। कैसे, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। वो डिवाइडेड बाय 100 एक्चुअल में रेट में कवर किया जाता है। तो प्रिंसिपल और रेट जब सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचा गया टाइम। तो फोर्थ में टाइम आना चाहिए, TIME, टाइम। सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम अब देखिए प्रिंसिपल और टाइम से डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, रेट बचेगा इस बार, है ना। तो ये रेट के इक्वल आना चाहिए। सो RATE, रेट, ये आ गया। हाँ ये तो हो गया कंप्लीट। चलिए अब फर्स्ट में है द मनी पेड फॉर द सम बोरोड। जो सम हमने, सम का मतलब है जो रुपए हमने बोरो किए थे वो मनी को पे करना, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो भी हम सम बोरो करते हैं उस पर जो मनी अलग से पे की जाती है। तो ये 1 का है, लेकिन यहाँ पे INT मैच तो नहीं कर रहा। अच्छा, इधर ये 1 से स्टार्टिंग ही नहीं है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए 1 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, INTEREST, इंटरेस्ट। अरे कहाँ कंफ्यूज हो गए थे। ओके, फिर ये कहता है कि ये आता है, ये एक्चुअल में फ़ॉर्मूला किसका है, ये फ़ॉर्मूला है अमाउंट का, है ना। और उस अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 6 पर दिया गया है। हाँ ये सही मैच कर रहा है, COMPOUND, कंपाउंड, और इंटरेस्ट देखो ये नीचे आ गया। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा क्लू क्रॉस सेक्शन है। चलिए नेक्स्ट है हॉट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि कैन ईट 27 चॉकलेट्स इन एन आवर, लाइस कैन ईट 2 चॉकलेट्स इन 10 मिनट। ठीक है, इसके भी हम पर मिनट में निकाल सकते हैं और इसके भी पर मिनट में निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। एंड Kelly can eat 7 chocolate in 20 minutes. How long will it take them to share and eat a large box of 120 chocolates while watching a movie?
एक मूवी को देखते हुए उनको 120 चॉकलेट्स दे दी गई हैं और उसी 120 चॉकलेट को खाने में वो कितना टाइम लेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैम टू शेयर एंड ईट। तो ये 120 उन तीनों को ख़त्म करनी है। तो वर्क डन वाला तरीका यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें किया जा सकता है। ठीक है, रवि कैन ईट चॉकलेट्स इन 1 आवर। उसके 1 मिनट में पता करते हैं कि वो 1 मिनट में कितनी खा सकता है ना। रवि कैन ईट चॉकलेट्स इन एन आवर। 1 आवर में 60 मिनट होती है ना, वो 27 खा सकता है। देयरफॉर रवि कैन ईट चॉकलेट्स इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में वो कितनी खा लेगा, 27 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से नीचे कैंसिल किया इतना, यानी कि इतने पार्ट चॉकलेट वो खा सकता है। चलिए नाउ अब कौन है, अब है हमारे पास लाइस। लाइस कैन ईट चॉकलेट्स इन 10 मिनट्स। वो 10 मिनट में कितनी चॉकलेट खा सकती है, सिर्फ 2। देयरफॉर लाइस कैन ईट चॉकलेट्स इन 1 मिनट। वो 1 मिनट में कितनी चॉकलेट खा सकती है, 2/10 यानी कि 1/5 पार्ट। ठीक है, नाउ अब थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन हमारे पास कैली। कैली कैन ईट चॉकलेट्स इन, इसका कितना टाइम दे रखा है, 20 मिनट्स, कि ये 20 मिनट्स में 7 चॉकलेट खा सकती है। देयरफॉर कैली कैन ईट चॉकलेट्स इन 1 मिनट, कि वो 1 मिनट में कितनी चॉकलेट खा लेगी, 7/20। तो ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ भी इसको 20 ही बना लेते हैं, नीचे 10 का 20 बनाएंगे, दुगना कर दिया, तो ऊपर भी 2 का दुगना 4 कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का जो डिनोमिनेटर है वो 20, 20 एंड 20 बन जाएगा, हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी। तो अब हम ये पता करते हैं कि ये तीनों मिलकर 1 मिनट में कितनी चॉकलेट खा सकते हैं। देयरफॉर रवि, लाइस, या नेम गलत था, एंड केली कैन ईट चॉकलेट्स इन 1 मिनट। किसके इक्वल होगा, 9/20 प्लस 4/20 एंड 7/20। अब इन तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इनका न्यूमरेटर ऐड कर लें। 9 और 4 13, 13 और 7 20, यानी कि ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 1 चॉकलेट फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 1 चॉकलेट फिनिश हुई है, तो ये सीधी सी इंडिकेशन है 120 मिनट में वो 120 चॉकलेट फिनिश कर सकते हैं। तो वैसे सिंपल सा तरीका, अब हमें क्या पता करना है, देयरफॉर टाइम टेकन by these three to eat 120 चॉकलेट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 120 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कि वो 1 मिनट में कितनी चॉकलेट खा लेते हैं, यानी कि 1 से फिलहाल तो क्या आ गया, 120 मिनट्स, यानी कि वो क्या करेंगे, 120 मिनट में तीनों मिलकर 120 चॉकलेट ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स में अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मोहन बॉट ए यूज्ड कार फॉर 4,000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट टू प्रिया फॉर 5,000। तो यानी कि उसको प्रॉफिट ही हुआ है। मोहन लेटर बॉट इट बैक फॉर 6,000। अरे वाह, अब उसने 6,000 में खरीदी है। देन रिसोल्ड इट टू, अगेन उसने साथ में बेच दी।
हाउ मच प्रॉफिट डिड मोहन मेक, उसने कितना प्रॉफिट बनाया वो पता करना है। तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो देखते हैं, वो उससे पता करना पड़ेगा हमें। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए स्टार्टिंग में उसने कितने में ख़रीदी, एट फर्स्ट बोल देते हैं क्योंकि 2 बार बातें हो रही है यहाँ पे। एट फर्स्ट मोहन बॉट ए कार, कितने में ख़रीदी, ₹4000, है ना। एंड sold it at ₹5000। therefore प्रॉफिट उसको फर्स्ट डील में कितने का हुआ, 5000 माइनस 4000 यानी कि ₹1000 का। अब एक तरह से हम इसको अलग रख सकते हैं, अलग एक लाइन थी, अलग एक डील थी, वो हो चुकी है। नाउ एट सेकेंड, अब दूसरी बार उसने यूँ समझे फिर से अब वो कोई एक कार खरीद रहा है ना। एट सेकेंड मोहन बॉट अ कार एट रुपीज़ कितने में, 6000 में। एंड सोल्ड इट एट कितने में बेच दी, 7000 में। तो अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 7000 में से 6000 घटा दें यानी कि फिर से ₹1000 का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितने का हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो उसको ₹2000 का हो गया। पहले डील से भी ₹1000 बन गए थे और दूसरी डील से भी ₹1000 बन गए थे, तो यानी कि ये बन गए उसके ₹2000, है ना। सो इसमें कोई परसेंटेज की बात नहीं हुई थी, बस हाउ मच प्रॉफिट की बात हुई थी, तो हमें सिर्फ इतना ही इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द कॉस्ट ऑफ ए टीवी सेट वाज quoted at 16,000. During the first year, the price was hiked by 5%, but it reduced by 5% in the second year. What was the price of the TV set at the end of the second year? सेकेंड ईयर के एंड में कितना प्राइस उस टीवी का होगा वो हमें पता करना है। देखिए स्टार्टिंग में जो कॉस्ट उसने कोट की थी कि भाई टीवी इतने रुपए का मिलेगा, सो वो हम पहले बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ टीवी एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग में उसको टीवी कितने का पड़ रहा था। मान लीजिए हम कहीं दुकान पर गए टीवी का प्राइस पूछने, तो उसने बताया हमें 16,000 ठीक है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर प्राइस जो है वो 5% बढ़ गया। कितने परसेंट वो हम बता देते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर पूरा ही लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर प्राइस परसेंटेज हाइक बाय price hiked by 5%. Therefore new price या new cost of TV after the end of first year, कि भाई फर्स्ट ईयर के एंड में अब कितना प्राइस उसका हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में प्राइस था 16,000 का, लेकिन उसमें हम 5% किसका 16,000 का ही ऐड कर दें तो वो नया प्राइस हमें पता चल जाएगा, है ना। तो वही काम हम करने वाले हैं। तो 5% हमने इसमें ऐड करना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हमारे पास कितना बन रहा है 16 80 800, यानी कि अब जो नया प्राइस है वो 16,800 रुपये का है। फिर अब कहते हैं कि भाई सेकेंड ईयर में, नाउ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर में प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गया है ना, प्राइस रिड्यूस्ड बाय कितना 5%, देयरफॉर न्यू कॉस्ट ऑफ टीवी आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में कितना प्राइस हो जाएगा। अब देखिए अभी प्राइस था 16,800, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बोल सकते हैं या फर्स्ट ईयर के लास्ट में बोल सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन कितना प्राइस कम हुआ, कम होने का मतलब है सब्ट्रैक्शन करना है। किसका सब्ट्रैक्शन करना है, 16,800 रुपये का। तो 16,800 में से हम 5% ऑफ 16,800 को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो देखते हैं ये कितना बनता है हमारे पास। अच्छा 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 30 4 और ये 8। तो अब देखिए 16,800 में से 800 16,000, 16,000 में से 40 घटाएं तो 15,960 रुपये, है ना। तो अब ये देखिए पहले 2 साल पहले प्राइस 16,000 का था और अब जो प्राइस है वो प्राइस कितना है 15,960 रुपये का। तो यानी कि वो 2 साल बाद ख़रीदना ज़्यादा बेटर रहा बजाय 2 साल पहले के। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन हॉट्स का। चलिए अब हमारे पास है लेट्स सोल्व, ये उसी की तरह ही है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑन ए लोकल रेलवे ट्रैक देयर इज़ ए टनल विच इज़ 5 miles लॉन्ग, ए ट्रेन विच वाज 440 yards लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ एक थोड़ी सी रिलेशन आपको क्या ध्यान रखनी है। देखिए जो माइल्स है और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है यार्ड का, है ना। तो ये थोड़ी सी रिलेशन आप ध्यान रखें कि भाई 1 माइल जो है वो 1760 यार्ड्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 माइल इतना है 1760 यार्ड, तो 5 माइल कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। एंटर द टनल एट ए स्पीड ऑफ 50 miles per hour। तो ऐसा करेंगे, इसको ही माइल में बदल लेंगे क्योंकि दोबारा से माइल पर ही काम करने की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही है। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द होल ऑफ द ट्रेन टू पास कम्प्लीटली थ्रू द टनल। वही है उसी तरह का जैसे पहले भी हमने किया था। भाई मान लीजिए ये एक टनल है, ठीक है, और इस टनल में से एक ट्रेन है और उस ट्रेन को पास करवाना है। तो ट्रेन जैसे ही वो टनल के स्टार्टिंग पॉइंट में एंटर करेगी, यानी कि टनल का स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही मिलेगा, टाइम हो जाएगा स्टार्ट, और जैसे ही ये ट्रेन आगे पास करेगी, यानी कि ट्रेन का लास्ट पॉइंट और टनल का लास्ट पॉइंट जैसे ही एक दूसरे को टच करेंगे, यानी कि टच करना बंद कर देंगे, तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। तो हमें वो टाइम यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो हालांकि ट्रेन और टनल बड़ा ही गंदा फिगर बना है इसका, पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, है ना। तो देखते हैं किस तरह से इसको किया जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए थे, तो उसमें बेसिकली बात ये है कि हमें ट्रेन की जो लेंथ है ये यार्ड्स में हालांकि, और जो टनल की लेंथ है उन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है एक तरह से ट्रेन को। ठीक है, और स्पीड हमें यहाँ पर दी ही गई है, तो फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ट्रेन ये कितना गिवन है 440 यार्ड्स। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि इसको माइल में ही बदल लें। तो अब क्योंकि एक छोटी क्वांटिटी को आपको बड़ी क्वांटिटी में बदलना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे करेंगे, 1760 से, तो ये किस में बदल जाएगा, माइल्स में बदल जाएगा। अब देखिए 44 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 176 ही होता है। ये फ़िलहाल ध्यान था तो यहाँ पे लिख दिया, वरना एक एक करके कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती। तो देखिए ट्रेन की जो लेंथ है वो आ गई 1/4 ऑफ माइल, एंड लेंथ ऑफ टनल जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 5 miles।
देयरफॉर डिस्टेंस which train has to cover, which train has to cover, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक तो टनल का और एक खुद की लेंथ के इक्वल। तो एलसीएम कितना आ गया 4, 20 + 1 यानी कि 21/4 माइल्स। ठीक है, डिस्टेंस पता चल गया। स्पीड हमें पता ही है ऑलरेडी, स्पीड ऑफ ट्रेन वैसे पता तो थी लेकिन कितनी है 50 माइल्स पर आवर, 50 माइल्स पर आवर। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम लिख देते हैं, उसमें हमें अलग से पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड टाइम। तो इसमें वो टाइम आ गया कि ट्रेन उस टनल को कितनी देर में कवर करेगा। सो सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी फॉर्मूला करके आए थे, है ना। तो देखिए डिस्टेंस कितना है इधर 21/4 और स्पीड कितनी है 50। तो इसको थोड़ा सा, और ये टाइम किस में देगा रिजल्ट, हमें आवर्स में देगा क्योंकि स्पीड देखिए वो किस में है, पर आवर में है। सो इस 21/4 को नीचे ले आए और ऐसा करते हैं क्योंकि ये 21 और 4 और 50 तो कटने नहीं वाले, वैसे कटेगा तो कुछ भी नहीं। या तो आर में देना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, और मिनट में देना चाहते हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो नीचे हमारे पास 20 बन रहा है और ऊपर 6, 12 ये बन गया। 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 63/10, सो ये बन गया 6.3 मिनट्स, यानी कि 6.3 मिनट में वो ट्रेन जो है उस टनल को क्रॉस कर जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस लेट्स सोल्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 2 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी C1 एंड C2 आर ब्लेंडेड इन द रेशियो 3:13 बाय वेट टू फॉर्म ए स्टैंडर्ड ब्लेंड X। एक स्टैंडर्ड कोई मिक्सर बनाना होगा तो उसमें 2 टाइप की कॉफ़ीज़ जो हैं 3 और 13 के रेशियो में मिलाई गई हैं। ठीक है, ए सेकेंड स्टैंडर्ड ब्लेंड Y इज़ फॉर्म्ड बाय ब्लेंडिंग C1, C2, C3 कॉफ़ी इन द रेशियो 1, 7 एंड 12 बाय वेट। फिर कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी इन द थर्ड स्टैंडर्ड ब्लेंड, Z नाम दे दिया, फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग इक्वल वेट्स ऑफ X एंड Y। यानी कि इसका वेट जो है वो कितना होना चाहिए, X और Y के वेट जितना, वेट टू फॉर्म ए स्टैंडर्ड ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो देखिए थोड़ा हल्का सा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो हमें 2 टाइप ऑफ कॉफ़ी C1 एंड C2 जो हैं वो X स्टैंडर्ड के टाइप में ब्लेंड करनी है। सो अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लाइक फॉर X ब्लेंड के लिए देखिए हमें C1 और C2 का रेशो दिया गया है कितना, 3:13। तो यहाँ हम इनका टोटल लेकर चलें जो कि कितना है 3 + 13 यानी कि 16 यूनिट। हम बोल सकते हैं कि X ब्लेंड जो है वो 16 यूनिट वेट के साथ आएगा। इसी तरह से फॉर Y ब्लेंड के लिए अगर हम बात करें तो उसमें C1 रेशो C2 रेशो C3 यानी कि कितना दिया गया है 1:7:12। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 1 + 7 + 12 यानी कि 7 और 8 20 यूनिट, 20 यूनिट हो गया। लेकिन अब वो कह क्या रहा था कि भाई जो Z स्टैंडर्ड का जो ब्लेंड है उसमें तीनों टाइप की जो कॉफ़ीज़ हैं वो इक्वल मिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल मिक्सिंग के लिए यानी कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वेट्स ऑफ X एंड Y, X और Y के इक्वल वेट्स। तो इक्वल वेट का मतलब है कि भाई X ब्लेंड के कितना वेट हम Z में इंक्लूड करें और Y का कितना वेट Z में इंक्लूड करें कि वो वेट आपस में इक्वल हो। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें सिंपली क्या करना है, 16 और 20 का
एलसीएम निकाल लो सिंपली, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 वो कितना आ जाएगा जब आप इस तरीके से ट्राई करोगे, 16 और 20। तो 16 जो है वो 5 की टेबल में या 4 से, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, फिर 4 से ही कर देते हैं, 5 5 ये आ गया, तो 5 और 20, 20 को 4 से किया 80। तो यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। दैट मीन्स कि आप ये नोटिस करोगे कि हमें 16 यूनिट एक्स ब्लेंड के लिए चाहिए थी, तो अगर हम एक्स 80 को 16 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5। यानी कि हमें एक्स ब्लेंड की 5 वेट जो है, 5 इक्वल क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, 5 सेट यूज़ करने पड़ेंगे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 5 सेट बोल देते हैं, 5 सेट्स ऑफ एक्स ब्लेंड एंड 80 को 20 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4। सो 4 सेट्स ऑफ वाई ब्लेंड। तो इससे क्या होगा, देखो 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80 बन गया, तो वाई ब्लेंड का भी वेट 80 हो गया। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 80 हो जाएगा, यानी कि एक्स ब्लेंड का वेट भी 80 हो गया। तो दोनों हो गए ना इक्वल वेट के। अब इक्वल वेट होने के बाद अब उनको हमें मिक्स करना है, किसमें, जेड का बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, आर ब्लेंडेड टुगेदर टू गेट जेड। इनको सिर्फ एक्स और वाई कर देते हैं, ब्लेंड तो मिक्स करना होता है ना भाई। एक्स टाइप का बनाने के लिए 5 सेट, वाई टाइप का बनाने के लिए 4 सेट के ब्लेंड करना पड़ा हमें जेड टाइप का मिक्सचर एक तैयार करने के लिए, ठीक है। सो अब इसमें आगे क्या करते हैं, अब हमें इनका रेशो पता करना पड़ेगा। तो अब देखिए, एक्स के 5 सेट बनने हैं, एक सेट में सी 3 यूनिट दे रहा है, सी कॉफ़ी, C1 कॉफ़ी, और C2 कॉफ़ी 13 यूनिट मिल रही है। तो 5 सेट में कितनी हो जाएगी वो पता करते हैं अब इनकी अलग अलग। नाउ C1 कॉफ़ी इन एक्स कितनी हो जाएगी, C1 का रेशो कितना है, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5। सो 5 सेट ऑफ एक्स बोल देते हैं, इन 5 सेट्स ऑफ एक्स, वरना अचानक ये 5 कहाँ से आ गया वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आ गया 15 यूनिट, ठीक है। एंड C2 कॉफ़ी इन 5 सेट ऑफ एक्स, वो कितना हो जाएगा, C2 का रेशो 13 है ना, तो ये आ गया हमारे पास 65। तो यानी कि बेसिकली देखा जाए 5 सेट में 5 सेट्स ऑफ एक्स के लिए C1 और C2 का रेशो कितना हो गया, ये रेशो हो गया 15:65 का। इसको वापस से छोटा नहीं करना हमें, ठीक है। ये 5 सेट के लिए है और ऊपर जो बताया था वो 1 सेट के लिए था, क्लियर। अब सेम काम हम y के लिए करते हैं, अभी जैसे x के लिए किया था अब y के लिए करते हैं। नाउ C1 कॉफ़ी इन सेट y में देखो 4 बनाने हैं, 4 सेट बनाने हैं, तो इन 4 सेट्स ऑफ y के 4 सेट में तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें C1 टाइप एक ही यूनिट था तो इसको 4 बना दिया। एंड C2 कॉफ़ी इन 4 सेट ऑफ y, 4 इंटू C2 का रेशो कितना है 7, तो ये आ गया 28। एंड C3 कॉफ़ी इन 4 सेट ऑफ y, ये कितना आ गया 4 × 12, तो ये आ गया 48, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर 4 सेट्स ऑफ y के 4 सेट्स के लिए C1 रेशो C2 रेशो C3, ये कितना आ गया 4:28:48। यानी कि हमें जो Z टाइप बनाना है
उसमें x का इतना मटेरियल यूज़ करेंगे और y का इतना मटेरियल हमें यूज़ करना है। अब तक हमें ये पता चल गया, ठीक है। देयरफॉर फाइनल हमारे पास जो एडिशन होगा या फाइनल C1 C2 C3 का जो कलेक्शन बनेगा वो कितना आ जाएगा, हमें वो पता करना है। तो देखिए फाइनल रेशियो जो है हमारे पास C1, या ऐसे करते हैं देयरफॉर फॉर Z के लिए C1 C2 और C3 का रेशियो क्या जाएगा, दोनों में C1 का रेशियो कितना है 15 और 4, यानी कि उनका एडिशन, ठीक है। कि C1 टाइप की कॉफ़ी 15 और 4 यूज़ करेंगे, C2 टाइप की कॉफ़ी 65 और 28 यूज़ करेंगे, C3 टाइप की कॉफ़ी इसमें तो है नहीं x में, सिर्फ y में है, तो यानी कि सिर्फ 48। तो यहाँ से ये कितना आ गया 19 रेशियो, ये बन जाएगा 8 5 13 93 और रेशियो 48। अब हमें देखो ये पता चल गया कि Z के लिए 19 टाइप की C1, 93 टाइप की C2 और 48 टाइप की C3 कॉफ़ी हमें मिलानी पड़ेगी। अब जाकर हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हुआ। इन्होंने रेशियो ही पूछा था, रेशियो ऑफ द 3 टाइप ऑफ कॉफ़ी, किसके लिए, Z टाइप का स्टैंडर्ड बनाने के लिए। अब उसमें ये पूछा है कि अगर Z हमें 800 ग्राम की बनानी है तो उसमें C1 टाइप के कितना वेट होगा। तो सिंपल सा है, देखिए हमें रेशियो पता चल गया, इसका टोटल और पता कर लेते हैं। टोटल ऑफ 19, 93 एंड 48, ये कितना जाएगा 8 3 11 और 9 20, 2 16 160 हो जाएगा आई थिंक। देयरफॉर वेट ऑफ C1 कॉफ़ी इन 800 था ना, इन 800 ग्राम ऑफ Z, इन 800 ग्राम ऑफ Z कितना आ जाएगा भाई, C1 का रेशियो 19 है, टोटल कितना आ रहा है 160 है ना, और मल्टीप्लाई किसको करना है 800, क्योंकि 800 का कितना हिस्सा है वो हमें पता करना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दे, 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 ही बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 95, तो 95 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का, और ये हमारा फर्स्ट का, सॉरी ये नहीं था फर्स्ट का, फर्स्ट का इधर था, ठीक है। सो ये था अपना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। क्या है, ए टीवी सेट कॉस्टिंग 9000 depreciate its value every year by 10% of its value at the beginning of the year. What will be its value after 2 years? आसान है, देखिए जैसे जो डेप्रिसिएशन है वो कंपाउंड की तरह काम करता है, ठीक है। हर साल वो 10% कम होता जा रहा है। सो कंपाउंडेड इसमें एनुअली ही चल रहा है सब कुछ। सो देखिए स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी थी, कॉस्ट ऑफ टीवी ये थी भाई ₹9000, ठीक है। डेप्रिसिएशन परसेंटेज या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कितना है 10%, एंड टाइम यहाँ कितना दे रखा है 2 साल की, भाई 2 साल के बाद क्या हमारे पास बचेगा, ठीक है। सो देखिए ऐसे में हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, इसको कॉस्ट ही बोल देते हैं। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो है टीवी की कॉस्ट क्या होगी। स्टार्टिंग में जो कॉस्ट थी उसमें हमें 1 माइनस रेट बाय 100 करना है। अब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट में प्लस करते थे क्योंकि हमें प्राइस बढ़ाना होता था, अब माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्राइस घट रहा है, कितने साल के लिए, टाइम वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया 9000 और 1 माइनस रेट है 10/100, टाइम कितना है 2 साल। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 9, 9/10 9/10, और क्योंकि पावर 2 है तो फिर से 9/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। सो
9 की पावर 3 आई थिंक हम क्यूब में करके आए थे, 729 होती है ना। और पीछे एक ये 0 भी तो बाकी है, तो यानी कि 2 साल के बाद टीवी की क्या वैल्यू रह जाएगी, 7,290 रुपये। ठीक है, ये वाला काफ़ी आसान था। सबसे मुश्किल अब तक का जो क्वेश्चन लगा वो मुझे ये लगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पूरे ही चैप्टर में। होप सो आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ आया होगा, और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक के साथ कमेंट भी करें कि भाई किस तरह का कंटेंट आपको लगता है, अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो प्लीज़ बताएं, ताकि अगर कुछ कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है, और अगर अच्छी बात है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक्स्ट्रा मेहनत करने का मन भी करता है फिर, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।